Assalamu alaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 टिश्यूज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम एमसीक्यूज को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स एमसीक्यूज को स्टडी करने से पहले मैं आप लोगों को एक दो चीजें बता दूं जो कि आप लोगों के चैप्टर के लास्ट पे जो की पॉइंट्स हैं यहाँ पे गिवन है। स्टूडेंट्स एक चीज आपने ये ज़हन में रखनी है, यहाँ पे देखें द एपिथेलियल टिश्यू ऑफ द स्टमक। जो स्टमक का जो एपिथेलियल टिश्यू, अगर आपको याद हो जब आपने स्टमक को एक ऑर्गन के तौर पर स्टडी किया था वहां पे हमने देखे थे स्टमक की देखिए 4 लेयर्स थे। मैंने आपको अलग अलग लेयर्स के अलग अलग नाम याद करवाए थे। सबसे वाली अंदर वाली लेयर थी जो उसे म्यूकोजा कहते थे, उससे नीचे वाली सब म्यूकोजा, उससे बाहर वाली मस्कुलरिस और उसके बाहर वाली सिरोजा। अगर इसकी कंपोजिशन के लिहाज से देखें जो बुक पे है, जो सबसे अंदर वाली लेयर थी वो एपिथेलियल टिश्यू, फिर उसके बाद इनर कनेक्टिव टिश्यू, फिर उसके बाद बच्चों कौन सी लेयर थी, ठीक है, उसके बाद मसल, स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है। तो वहां पे 3 तरह के मसल थे अगर आपको याद हो। सबसे अंदर कौन से थे, ऑब्लिक मसल, उससे बाहर कौन से थे, सर्कुलर मसल्स, और सबसे बाहर कौन से थे, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, और सबसे उसके बाहर जो थे लास्ट पे कनेक्टिव टिश्यू थी। तो स्टूडेंट्स बुक पे लिखा हुआ था वहां पे जो एपिथेलियल टिश्यू है ना स्टमक का, ठीक है, ये एक म्यूकस खारिज करता है एक, और बच्चा दूसरा लिखा हुआ था, नीचे लिखा हुआ था कि गैस्ट्रिक जूस खारिज करता है, और गैस्ट्रिक जूस के अंदर 2 चीजें शामिल थी वहां पे, एक था पेप्सिनोजेन और एक था HCl। फ्रेंड्स यहाँ पे इसको करेक्ट कर लें, जो एपिथेलियल टिश्यू है ना स्टमक का वो गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करता है, और गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 चीजें आती हैं। कौन कौन सी, म्यूकस, HCl और पेप्सिनोजेन। मतलब जो लाइन उसमें बुक में ऊपर लिखी हुई थी ना कि म्यूकस खारिज करता है, वो भी गैस्ट्रिक जूस के अंदर आती है। आपने इसको जहन में रखना है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स एक पॉइंट था जिसको आप लोगों ने जहन में रखना है, ठीक है। इसके बाद ये जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, वेस्कुलर टिश्यूज हैं, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज भी कहते हैं। ये पौधे के अंदर वाटर, जाइलम वाटर को और फ्लोएम न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करती है। बाकी सारी चीजें स्टूडेंट्स आप इसको रीड कर लीजिएगा, बाकी वही है जो हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ी है। ये कुछ बातें थी जो मैंने आप लोगों को बता दी। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एमसीक्यू को देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है A higher level of organization exhibits emergent properties। अब स्टूडेंट्स emergent properties हमने देखी थी। emergent properties में होता ये था कि जो हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, ठीक है, वो ऐसी प्रॉपर्टीज शो करते थे जो कि उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के अंदर नहीं होती थी। अब स्टूडेंट्स उनके अंदर होता क्या था कि वो जो उससे नीचे वाले लेवल के अंदर जो चीजें पाई जाती थी ना वो आपस में इंटरेक्ट करते थे। इस तरह से इंटरेक्ट करके ना उनके नतीजा में, इंटरेक्शन के नतीजा में ऐसे फंक्शंस होते थे, ठीक है, जो कि उस ऑर्गन का एक मखसूस फंक्शन बनता था, और वो जो फंक्शन था ना जो उस ऑर्गन का, वो उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स अलग अलग परफॉर्म नहीं कर पाते थे, ठीक है। ये इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि हायर लेवल इमर्जेंट प्रॉपर्टीज शो करता है व्हेन, जब इट्स पार्ट फंक्शंस इंडिपेंडेंटली, जब उसके हिस्से जो हैं वो अलग अलग काम करते हैं। नहीं बच्चों, इमर्जेंट प्रॉपर्टीज अब देखिए ना, इमर्जेंट प्रॉपर्टीज हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में होती है, और हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमेशा जो है तब बनता है जब लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं आपस में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो इसका सीधा सीधा सा गलत हो गया। द सम ऑफ इट्स पार्ट्स इज ग्रेटर देन द होल। अब बच्चों यहाँ पे देखें, ये अक्सर बच्चों को लग रहा होगा कि ये इसका आंसर है, क्योंकि बुक में अरिस्टोटल का एक कॉल लिखा हुआ था इमर्जेंट प्रॉपर्टीज के साथ बच्चों, लेकिन वो ये कॉल नहीं है, ये गलत है। वहां पे लिखा हुआ था द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। मेरी बात समझ में आ रही है? द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। अगर ये होता तो फिर ये ठीक होता, अगर ये लिखा होता ना द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, तो फिर ये ठीक होना था। लेकिन ये गलत है, क्योंकि उसके सम ऑफ, यहां पे वो कह रहा है कि जो सम ऑफ पार्ट्स है वो ग्रेटर है, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है, होल ग्रेटर होता है। तो बच्चे लाइन गलत हो गई। द इंडिविजुअल पार्ट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन द होल। कैसा है, क्या वो जो इंडिविजुअल पार्ट्स हैं वो ज्यादा अहम होते हैं उस पार्ट से जिसको ये मिलकर बना रहे होते हैं, ठीक है। क्या टिश्यूज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गन से? क्या ऑर्गन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गन सिस्टम से? समझ आ रही है? क्या ऑर्गन सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल से? बिल्कुल भी नहीं बच्चों, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो इंडिविजुअल पार्ट्स कभी भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, भी गलत है। तो लास्ट में हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा कि इट्स पार्ट इंटरेक्ट टू फॉर्म मोर फंक्शन। इसके जो पार्ट्स हैं वो दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फंक्शंस परफॉर्म कर सकें, और जब वो फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं तो उनके फंक्शंस के नतीजा में जो प्रॉपर्टीज आती हैं हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों, उससे ही हम इमर्जेंट प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, और ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट देखें, एमसीक्यू नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिमॉन्स्ट्रेट्स, इनमें से जो कौन सा है वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है, वाजह करता है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ऑफ द बॉडी, बॉडी के फ्रॉम सिंपलेस्ट टू कॉम्प्लेक्स। अब स्टूडेंट सिंपल सी बात है, आपको तरतीब याद होनी चाहिए। सबसे छोटा था एटम, एटम मिलके मॉलिक्यूल्स बना रहा था, मॉलिक्यूल्स मिलके ऑर्गेनेली बनाते थे, ऑर्गेनेली मिलके सेल, सेल मिलके टिश्यू, टिश्यू मिलके ऑर्गन, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल बनाते हैं। अब देखते हैं, सेल मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन नहीं, ये गलत है, सेल मिलके टिश्यू बनाता है, ठीक है, बल्कि यहाँ पे ऑर्गेनेली पहले आना था, फिर ऑर्गेनेली के बाद आना था सेल, तो ये सीधा सीधा गलत है। यहाँ पे देखें बी, ऑर्गेनेली मिलकर सेल बनाता है, भाई ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सेल मिलकर टिश्यू बनाता है, बिल्कुल ठीक है। टिश्यू मिलकर ऑर्गन, बिल्कुल ठीक, और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम। क्लियर? इसके बाद देखें यहाँ पे अगला ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर सी,
टिश्यू मिलके सेल बना, गलत, ये सीधा सीधा गलत है, सेल मिलकर टिश्यू बनाता है, ठीक है। अब यहाँ ऑर्गन सिस्टम मिलकर टिश्यू बनाता है बच्चे, ये भी गलत है। हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर क्या है, वो ऑप्शन बी है यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। अब एमसीक्यू नंबर 3 देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 3 में वो क्या कहता है, ठीक है, वो कहते हैं एट विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर गैस एक्सचेंज अकर्स बिटवीन बॉडी एंड एनवायरमेंट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जहन में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे यहाँ पे इस तरह से होता है, देखिए ये सांस की नाली है, इस तरह से ये ब्रोंकाई हैं, और यहाँ पर ये लंग्स हैं, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे वो कहता क्या, स्टेटमेंट को गौर से देखना है, बॉडी और एनवायरनमेंट के दरमियान जो गैसों का तबादला है वो किस लेवल पर होता है। ऑर्गेनेली लेवल इन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेलुलर लेवल पे होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, वहां पे गैसों का तबादला बॉडी और एनवायरनमेंट के दरमियान नहीं होता। देखें स्टूडेंट्स, हम सिंपल नहीं, मैं, ठीक है, मेरी बॉडी है और ये एनवायरनमेंट है, अब मैं सांस ले रहा हूं, ठीक है, और मैं सांस को बाहर निकाल रहा हूं, अब वो कौन सा सिस्टम है जो कि मेरी बॉडी और एनवायरनमेंट के दरमियान गैसेस एक्सचेंज करवा रहा है बच्चों को, है रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने का निजाम है, ठीक है। तो यहां पे देखें, ऑर्गेनेली लेवल इन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, ये नहीं होगा। सेलुलर लेवल इन एल्वियोलर सेल, स्टूडेंट्स ये आंसर हो सकता था अगर यहाँ पे बॉडी और एनवायरनमेंट ना होता। अगर यहाँ पे होता ना कि हमारे पास लंग्स और ब्लड, लंग्स और ब्लड में गैसियस एक्सचेंज किस लेवल पर होता है, तो वो इस लेवल पे होता है। मसलन यहाँ पे ना हमारे पास छोटी छोटी थैलियां होती हैं बच्चों, इनको हम एल्वोलाई कहते हैं। एल्वोलाई से जो गैसियस एक्सचेंज, यहाँ पे देखें इस तरह से बाहर खून की नाली होती है, एल्वोलाई से आती है ऑक्सीजन और खून की नाली से जाती है कार्बन डाइऑक्साइड इस एल्वोलाई के अंदर, ठीक है। अगर ये आंसर हो सकता था, अगर यहाँ पे बॉडी और एनवायरनमेंट की जगह पे क्या होता, लंग्स एंड ब्लड होता, तो फिर ये हो सकता था आंसर, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पे बॉडी और एनवायरनमेंट है, ये भी नहीं है। टिश्यू लेवल इन एपिथेलियल टिश्यूज, ये भी नहीं है। ऑर्गन सिस्टम लेवल इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, बच्चे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ऑर्गन सिस्टम है ना, लेवल है जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके जरिए हम माहौल और हमारी बॉडी के दरमियान गैसेस एक्सचेंज करवाते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आपने इसको जहन में रखना है। ये हमारे पास जो है एमसीक्यू नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। अब स्टूडेंट्स आए, अब हम नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यू नंबर 4 को। वो क्या कहता है, द एपिथेलियल टिश्यू इन द स्टमक वॉल इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोड्यूसिंग। अब स्टूडेंट्स स्टमक वॉल की जो सबसे अंदर वाली लेयर है ना, देखिए जिसको हम म्यूकोजा कहते थे, उसके अंदर जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है। अब स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको लेक्चर से पहले बताया कि वो गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन करता है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 चीजें आती हैं, म्यूकस भी आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आता है, पेप्सिनोजन भी आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। आपने कभी भी ऐसे एमसीक्यू जब आ जाए ना, ठीक है, कभी भी देखें, आपको पता है एपिथेलियल टिश्यू स्टमक वॉल से म्यूकस निकलता है, तो बच्चे फौरन से म्यूकस को टिक करते हैं, भाई वो आगे नहीं देखते, आगे दोनों ऑप्शन भी ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। तो आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि वो आपको यहां से एमसीक्यू को इसी तरह से बना के देगा, हो सकता है कि आपको वो स्टेटमेंट चेंज कर दे, ठीक है, क्योंकि आपका पेपर जो है वो एसएलओ बेस्ड होते हैं, ठीक है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपके होने चाहिए। फर्स्ट करें कि आपको एमसीक्यू दे दिया उसने कि एपिथेलियल टिश्यू है जो स्टमक वॉल के अंदर, वो रिस्पांसिबल है क्या प्रोडक्ट्स, आपको ऑप्शन ए दे दिया म्यूकस, ऑप्शन बी फर्स्ट करें आपको उसने दे दिया ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर, ऑप्शन डी सी में उसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे दिया, और ऑप्शन डी दे दिया बोथ ए एंड सी। अब बच्चे क्या करेंगे, ए को देखेंगे म्यूकस है, सी को देखेंगे ऑक्सीजन नहीं, तो बच्चे ए को टिक करके आगे चल जाएंगे। बच्चों ऐसा नहीं करना, आपने सारे एमसीक्यूज को पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है कि आखिरी वाला एमसीक्यू जो है वो सबसे बेस्ट आंसर आपका बन रहा हो। क्लियर? तो इस तरह से बच्चों आप लोगों ने चीजों को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट्स अब देखते हैं, हम नेक्स्ट एमसीक्यू को देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5 है, उसमें वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं इन द वॉल ऑफ स्टमक, स्टमक की दीवार में, विच टिश्यू आल्सो कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, किस टिश्यू के पास खून की नालियां और नर्व्स होती हैं। अब बच्चों हमें पता है कि जो सबसे अंदर वाला था वो एपिथेलियल टिश्यू था, उससे नीचे वाला ना जो कनेक्टिव टिश्यू उसके पास होती थी लिम्फेटिक्स भी होते थे, ब्लड वेसल्स भी होते थे, नर्व्स भी होते थे। उससे नीचे वाला स्मूथ मसल था, और उसके बाद जो आउटर कनेक्टिव टिश्यू था ना वो सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करता था, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, आउटर या इनर, इनर कनेक्टिव टिश्यू इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। एपिथेलियल का हमें पता है गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन करता है, इसके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। आउटर कनेक्टिव टिश्यू जस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इनर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। बच्चों इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास जो है जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 6 है, उसमें वो क्या कहता है, वो कहते हैं इन अ लीफ, एक पत्ते के अंदर, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब बच्चों पत्ते के अंदर कौन सा टिश्यू है जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हमने पढ़ा था पत्ते के अंदर 3 तरह के टिश्यूज होते हैं, एक होता है वेस्कुलर टिश्यू, एक होता है, ठीक है, एक वेस्कुलर टिश्यू होता है, वेस्कुलर टिश्यू के अंदर जाइलम और फ्लोएम दोनों आ जाते हैं, एक होता है एपिडर्मल टिश्यू और एक होता है मेसोफिल टिश्यू, ठीक है। एपिडर्मल टिश्यू का काम सिंपल, बाहर आउटर लेयर है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसके अंदर स्ट्रोमेटा होते हैं जो कि गैसेस एक्सचेंज करवाते हैं। उसके बाद बच्चों मेसोफिल टिश्यू है ना, हमने कहा था ये ग्रीन कलर के होते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या करता है,
सनलाइट को कैप्चर करके उसको केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर क्या है? मेसोफिल। ठीक है, जाइलम जो है पौधे के अंदर पानी की ट्रांसपोर्ट करवाता है, फ्लोएम न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करवाता है, एपिडर्मिस प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, तो इसका ए भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यू नंबर 7। इसमें वो क्या कहते हैं? ठीक है, एमसीक्यू नंबर 7 क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द जाइलम टिश्यू इन अ लीफ? एक पत्ते के अंदर, ठीक है, जाइलम टिश्यू का प्राइमरी फंक्शन क्या है? अब बच्चों जाइलम का जहां पे भी काम आ जाए उसका फंक्शन ये होता है कि इसने वाटर और सॉल्ट्स को ट्रांसपोर्ट करना है। जाइलम का काम ही यही है। अब यहाँ ट्रांसपोर्ट शुगर्स, शुगर्स मतलब यहाँ पे फूड है, ये फ्लोएम का काम है, जाइलम का काम नहीं। गलत। टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू द पार्ट्स ऑफ लीफ, बच्चे बिल्कुल ठीक आंसर है कि जो पत्ते हैं ना, पत्ते के हिस्सों को ये वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। टू सिंथेसाइज क्लोरोफिल, गलत। जाइलम का क्लोरोफिल बनाने में कोई रोल नहीं है। टू कंट्रोल द ओपनिंग एंड, ये गार्ड सेल्स का काम है, जाइलम का इसमें भी कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी भी समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, एमसीक्यू नंबर 8। Which of these is a function of the human skeletal system? इनमें से कौन सा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन है? स्टूडेंट्स ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में क्या आता है? हमारी बॉडी की जितनी भी बोन्स है ना, ये हमारा ढांचा है जो, ठीक है, जितना भी हम अब जैसे हिंदी में कंकाल कहते हैं, ठीक है, वो जो सारे का सारा जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के अंदर आता है। अब इसका क्या काम है? स्टोरिंग मिनरल्स एंड प्रोड्यूसिंग ब्लड सेल्स, बिल्कुल। जो हमारी हड्डियां हैं, हड्डियों के अंदर मिनरल्स जमा होते हैं और हड्डियों के अंदर बोन मैरो होता है जो कि ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के, तो बिल्कुल इसका ही फंक्शन है। आगे देख लेते हैं, हो सकता है इससे कोई बेस्ट ऑप्शन हो। रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड, नहीं है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है, स्केलेटल सिस्टम का काम नहीं है। फिल्टरिंग ब्लड टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स, नहीं बच्चों, ये भी इसका काम नहीं है। तो यूरिनरी सिस्टम का काम है, यूरिन के जरिए वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालते हैं। ब्रेकिंग डाउन फूड फॉर एनर्जी, ये भी इसका काम नहीं है। तो सेल्स का काम है ना, सेल्स फूड को तोड़ के एनर्जी निकालते हैं, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का तो काम नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये जो है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, मुझे इसके बाद जो है एमसीक्यू नंबर 9 है। एमसीक्यू नंबर 9 में वो क्या कहते हैं? Which structures are responsible for the transport of food in the plant body? प्लांट बॉडी में फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए कौन से स्ट्रक्चर जिम्मेदार हैं? स्टूडेंट्स आप आंखें बंद करके बता सकते हैं कि फ्लोएम। समझ आ रही है? जहां पे वाटर है वो जाइलम, जहां पे फूड है वो फ्लोएम है। अब देखिए जाइलम ये तो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, करेक्ट आंसर इज फ्लोएम। पैलिसेड मेसोफिल हो चाहे वो हो स्पॉन्जी मेसोफिल, इनकी लोकेशन का फर्क है। पैलिसेड मेसोफिल इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि ऊपर वाली अपर एपिडर्मिस के नीचे होते हैं, जबकि अपर एपिडर्मिस के नीचे जो पैलिसेड मेसोफिल है ना, उससे नीचे जो है वो थोड़े थोड़े फासले पे मेसोफिल सेल्स पड़े होते हैं, हम स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स कहते हैं। दोनों का काम फोटोसिंथेसिस करवाना है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं एमसीक्यू नंबर 10 का। एमसीक्यू नंबर 10 में वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ना प्लांट, एक प्लांट के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फ्लावर? इनमें से कौन सा फ्लावर का सबसे प्राइमरी फंक्शन है, सबसे अहम फंक्शन है? ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल्स, पानी और नमकियात को ट्रांसपोर्ट करना, नहीं है तो जाइलम का काम है, गलत है। सपोर्टिंग लीफ ग्रोथ, लीफ की ग्रोथ करवाना फ्लावर का काम है, नहीं बच्चों, ये भी इसका काम नहीं है। ठीक है, लीफ की ग्रोथ तो जाहिर सी बात है जो लीफ के अंदर सेल्स पाए जा रहे हैं, ठीक है, जो उसके बाहर वाले सेल्स हैं जिन्हें एपिडर्मल सेल्स कह रहे हैं, उन्होंने करवानी है। ठीक है, वो ग्रो करेंगे, ठीक है, तो लीफ की ग्रोथ होगी ना। फैसिलिटेटिंग रिप्रोडक्शन थ्रू पोलिनेशन, एग्जैक्टली फ्लावर्स का यही काम है कि वो रिप्रोडक्शन करवाते हैं। अगर आपको याद हो जब हमने ऑर्गन्स पढ़े थे प्लांट्स के अंदर, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि फ्लावर्स का काम क्या है। बल्कि ऑर्गन सिस्टम्स के अंदर भी बच्चों हमने पढ़ा था, ऑर्गन सिस्टम के अंदर जब हमने शूट सिस्टम पढ़ा था वहां पे भी हमने फ्लावर्स की फंक्शन पढ़ी थी, इसका काम होता है रिप्रोडक्शन में। ठीक है, उसकी गैसेस एक्सचेंज नहीं बच्चे, ठीक है, फ्लावर के अंदर गैसेस एक्सचेंज का कोई रोल नहीं है, ये तो स्टोमेटा करवाते हैं, ठीक है, जो कि गार्ड सेल्स के दरमियान एक ओपनिंग होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ए भी गलत है, बी भी गलत है और डी भी गलत है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एमसीक्यूज की बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस और इनक्विजिटिव क्वेश्चंस इसको जो है वो डिटेल से स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।